हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी की नॉवेल काला अंग्रेज का अंतिम भाग। बोल लाल लंगोट वाले की जय। नारा सा लगाने के साथ विजय ने दोनों हाथों से अपने एक ऐसे कमरे की दीवार को पूरी ताकत से परे ढकेलने की कोशिश की थी जिसमें कोई फर्नीचर नहीं था। इतनी ताकत से कि उसका चेहरा लाल हो गया, मगर दीवार बहरहाल दीवार थी। वह भला कैसे टस से मस हो सकती थी। जब वैसा नहीं हुआ तो विजय थोड़ा पीछे हटा, दीवार को ऐसे अंदाज में घूरा जैसे अखाड़े में खड़े एक पहलवान ने अपने प्रतिद्वंदी पहलवान को घूरा। सचमुच विजय इस वक्त किसी अखाड़े में उतरा पहलवान ही लग रहा था। उसके मुकम्मल जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ एक लंगोट था, और वह भी सुर्ख लाल रंग का। बाकी सारे जिस्म पर ढेर सारा तेल लगा हुआ था, इतना ज़्यादा जैसे सरसों के तेल से भरे बैरल में डुबकी लगाने के बाद सीधा यहाँ आ गया। और तेल पर था पसीना, ढेर सारा पसीना। होता भी क्यों नहीं, पिछले काफ़ी लंबे समय से वह दीवार को उसकी जगह से हटाने की कोशिश कर रहा था, सो पसीने से तो नहाना ही था। नंगे जिस्म पर चोटों के अनेक निशान थे, वे निशान जो पिछले केसों के दरमियान उसके ज़ख्मी होने के कारण बने थे। उनमें से कई निशान गोलियों के भी थे। दीवार को कुछ देर घूरता रहने के बाद वह बोला, तो तू नहीं मानेगी, फीमेल होकर अड़ेगी विजय द ग्रेट से। अगर तू इसी तरह अड़ी रही तो विजय द ग्रेट की तो नाक ही चपटी हो जाएगी। सारा ज़माना साला एक ही बात कहेगा, ये कि वैसे तो विजय द ग्रेट का डंका अंतरिक्ष तक में बसता है, और अपने घर की दीवार तो अपनी जगह से नहीं हटा सके। नहीं, ऐसे नहीं होने दे सकते हम। तुझे अपनी जगह से हटना ही पड़ेगा। अब हमारा नया पैतरा भुगत। कहने के साथ वह पीछे हटता चला गया था। उस दीवार के ठीक सामने वाली दीवार से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया, जो प्रतिद्वंदी दीवार से करीब 15 फुट दूर थी। नज़रें अभी भी प्रतिद्वंदी दीवार पर ही जमी थी। बोला, ले अब ज़रा फ्लाइंग किक झेल हमारी। कहने के साथ वह पूरी रफ्तार से दौड़ा, कमरे के बीचों बीच पहुंचकर हवा में उछला, और फिर उसके दोनों पैरों के तलवे दीवार पर छत से बस 1 फुट नीचे टकराए थे। दीवार को फ्लाइंग किक मारने के बाद उसके जिस्म ने पुनः हवा में कलाबाजियाँ खाईं, और जब फर्श पर लौटा तो बिल्कुल सीधा खड़ा था। सीधा खड़ा खूंखार नज़रों से दीवार को घूर रहा था, क्योंकि वह अब भी ज्यों की त्यों खड़ी थी। इस तरह नहीं मानेगी तू। कहने के बाद वह पुनः पीछे हटते हुए बोला, अब मैं तुझे धोबी पाट का कमाल दिखाता हूँ। एक बार फिर वह दीवार की तरफ दौड़ी पड़ने वाला था कि कमरे के दरवाजे पर बहुत देर से खड़े विकास ने कहा, गुरु अभी मत होना शुरू। कहने के साथ विजय फिरकनी की मानंद आवाज़ की दिशा में घूमा। नज़र विकास पर पड़ी, जो लंबा था, खूब लंबा, 7 फुटा। रंग ऐसा जैसे ताज़े मक्खन में एक चुटकी सिंदूर मिला दिया गया। गोल चेहरा, काली आंखें, गुलाबी होठों वाला विकास भला का खूबसूरत था। रैना का ये लाल चेहरे पर मासूमियत का डेरा, ऐसा कि जैसे कोई अबोध बच्चा हो। मगर अर्ध घुंघराले घुंघराले वाले बालों वाले इस लड़के को जो जानते हैं वे जानते हैं कि उससे बड़ा दरिंदा इस दुनिया में नहीं है। इस शख्स उसने सफ़ेद ट्राउज़र, सफ़ेद टी शर्ट और सफ़ेद ही जूते पहने हुए थे। टी शर्ट में उसके कसरती बाजू और उभरा हुआ चौड़ा सीना साफ नज़र आ रहा था। तुम हमेशा गलत टाइम पर आते हो प्यारे दिल जले। उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद विजय ने कहा, भला ये भी कोई टाइम हुआ किसी शरीफ आदमी के घर में घुसने का। और वैसे भी तुम बगैर घंटी बंटी टंटनाए घुसे चले आते हो। हमने साली बात अधूरी रह गई। उससे पहले विकास उसके नज़दीक पहुंच चुका था। न सिर्फ नज़दीक पहुंच चुका था, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ झुककर उसने विजय के चरण स्पर्श भी कर लिए थे। गुरुओं का बेहद सम्मान करने वाला लड़का था वह। सीधा खड़ा होता हुआ बोला, खुद को मूर्ख दर्शाकर आप सारी दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं गुरु, लेकिन अपने इस बच्चे को नहीं। मतलब हमारी चेतावनी के बावजूद तुम शुरू हो ही गए। जाहिर आप भले ही ये कर रहे थे कि आपको मेरे आगमन के बारे में कोई भनक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ उस वक्त तक शायद मैं इस कमरे के दरवाजे पर भी नहीं पहुंचा था जब आपको पता लग गया था कि मैं बंगले में आ चुका हूँ। और उसके बाद आप इस दीवार को हटाने की कोशिश कुछ ज़्यादा ही ज़ोर शोर से करने लगे। हमें क्या बके चले जा रहे हो मियाँ, हमें क्या तुमने त्रिकालदर्शी समझ रखा है। उससे भी आगे, विकास ने गुलाबी होंठों पर मोहक मुस्कान बिखेरने के साथ कहा, आप उससे भी आगे की चीज़ हैं। लगता है दिल जले कि आज तुम हमें पूरी तरह सूली पर चढ़ाने का इरादा बनाकर आए हो। विजय बोला, ये साली दीवार, अदनी सी दीवार तो हमसे अपनी जगह से हट नहीं रही, और एक तुम हो कि हमारी शान में कसीदे पढ़ते चले गए। किसी से कहना मत प्यारे, अगर तुमने किसी को ये बता दिया कि हम अपने घर की दीवार तक को अपनी जगह से नहीं ला सकते तो बैंड बाजे के साथ हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अगर कोई आपकी दीवार को अपनी जगह से हटाने की इस हरकत को देखे तो आपको मूर्ख ही कहे। कहने के साथ विकास खुलकर हंसा था, मगर मैं जानता हूँ कि फ़ाइटिंग की रिहर्सल करने का ये आपका स्टाइल है। ऐसी ही रिहर्सलों का नतीजा है कि उतने ऊंचे उछल कर कम से कम राजनगर में तो कोई फ्लाइंग किक मार नहीं सकता जितने ऊंचे पर आपने मारी है। तुम तो मियाँ बाल की खाल खींचने लगे।
हकीकत इसके अलावा और कुछ नहीं है प्यारे कि कल रात हमने एक आर्किटेक्ट को बुलाया था। उससे कहा था कि हम इस कमरे को बड़ा करना चाहते हैं। पट्टे ने लाखों का खर्चा बता दिया। कहने लगा सारी दीवारें तोड़कर दोबारा से बनाएगा और नया लेंटर डालेगा। हमने कहा ये भी कोई बात हुई, कमरे को जरा सा बड़ा ही तो करना है, इसके लिए इतना बखेड़ा फैलाने की क्या ज़रूरत है। हम खुद ही साली चारों दीवारों को थोड़ी थोड़ी पीछे सरका देंगे, कमरा अपने आप। विकास ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं कुछ सीरियस बातें करने आया हूँ गुरु। विजय ने उसे ऐसे अंदाज में घूरा जैसे उसने इस दुनिया की सबसे नाजायज़ बात कह दी हो। कुछ देर यूं ही घूरता रहने के बाद बोला, और हम तुझे मजाक करते नजर आ रहे हैं। यह मजाक है कि हम सुबह सुबह बजरंग बली वाला अंगूठा पहनकर अपने लाखों रुपये बचाने हेतु दुश्मन की नली तोड़ने में जुटे हैं। उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर विकास ने कहा, मैं सीधा सीक्रेट सर्विस के ऑफिस से आ रहा हूँ गुरु। वो साला आर्किटेक्ट हमें मूर्ख समझता है। अजय अंकल का कहना है कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान में अमेरिका के सैनिक अड्डे बनाए जा रहे हैं। अमा यार तुम कहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स अपने गले में लटका लाए। यहाँ साली अपने घर की ये दीवार समस्या बनी हुई है। उनका कहना है कि वह अड्डे हमारे लिए बेहद खतरनाक है। यकीन मानो दिल जले, इस दीवार से ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकते। ये हमारी नाक कटवाने वाली है। आज शाम को सूरज ढलते ही जब वो आर्किटेक्ट का बच्चा आएगा जिससे हमने दीवार को हटा देने का दावा किया था, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। विकास ने पुनः अपनी बात कही। उन्होंने मुझे पाकिस्तान जाकर उन अड्डों को ध्वस्त करने का मिशन सौंपा है। अमा तो भैया जाओ ना माँ, या हमारे काम में खलल डालने क्यों चले आए। तुम यार समझ ही नहीं रहे हो कि इस दीवार का मामला कितना सीरियस है। मुझे पड़ोसी की 5 फुट जगह कब्जानी है। उन्होंने मेरे साथ आपको भी जाने के लिए कहा है। कहाँ? पाकिस्तान। अबे दिमाग ख़राब हो गया है क्या उस चूहे की औलाद का। विजय जैसे भड़क उठे। जब देखो साला पाकिस्तान जाने के हुक्म दंदनाता रहता है। कनाडा जाने को कहे, सिंगापुर जाने को कहे, बैंकॉक या मलेशिया जाने को कहे तो बात समझ में आती है। जब देखो पाकिस्तान भेजता रहता है। सैर सपाटा करने को ना वहाँ ताजमहल है ना कुतुब मीनार। कह देना उससे, अगर उसका हुक्म मानना इतना ही ज़रूरी है तो तब चले जाएंगे जब ये दीवार अपनी जगह से हट जाएगी। उससे पहले हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। विकास जानता था कि विजय बकवास भले ही चाहे जितनी कर रहा हो, लेकिन उसकी एक एक बात ध्यान से सुन रहा है, इसलिए कहता चला गया। अजय अंकल को ब्रिटेन स्थित सीक्रेट एजेंट से सूचना मिली है कि अपने मुल्क की सीमा में अमेरिकी सैनिक अड्डे स्थापित कराने के लिए खुद शहजाद पठान ब्रिटेन गया था। मेरी समझ में ये नहीं आता यार कि कोई अपने मुल्क में कुछ कराता है तो इस चूहे के पेट में अटन क्यों शुरू हो जाती है। यहाँ साली अपनी समस्याएं सुलझ कर नहीं दे रही। ये दीवार तो हट नहीं रही हमसे। पाकिस्तान से अमेरिकी अड्डी भला कैसे हटा देंगे। आप इस दीवार का राग अलापना छोड़ नहीं सकते गुरु। तुम पाकिस्तान में बने अमेरिकी अड्डों का राग अलापना बंद कर दो और हम इस दीवार का पीछे छोड़ देंगे। बोलो सौदा मंजूर। ये बात इतनी सीधी सादी नहीं है गुरु जो छोड़ी जा सके। आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि वे अड्डे हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बनने वाले हैं, और तुम ये समझने को तैयार नहीं हो कि वे खतरा बनने वाले हैं, जबकि यह दीवार खतरा बन चुकी है। इसे हटाना ओफो गुरु, प्लीज़ प्लीज़। विकास की हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे अभी अपने बाल नोच डालेगा। समझने की कोशिश तो कीजिए। अजय अंकल ने पहले आप ही से संपर्क करना चाहा था, मगर आपने सारे फ़ोन उठाकर रख रखे हैं, मोबाइल बंद है। जब किसी भी तरह उनका संपर्क आपसे नहीं हो सका तो सारी बातें मुझे समझाकर भेजा कि मैं आपको बता दूं। इससे ज़्यादा क्या बता सकते हो प्यारे कि अफ़गानिस्तान तो बहाना है। असल में शहजाद पठान ने वे अड्डे हमारे ही कीमा बनाने के लिए स्थापित कराए हैं। उसका असली नाम नज़ीर एलिस है। काला अंग्रेज़ है साला। दोनों देशों को एक करना चाहता है और फिर मुकम्मल भारत पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहा है। अरे अरे, मारे आश्चर्य के विकास का बुरा हाल हो गया। विजय को इस तरह देख रहा था वह जैसे किसी अजूबे को देख रहा हो, और फिर कहता चला गया, आपको तो सभी कुछ मालूम है। एक ही सांस में सारी बात कह दी आपने। एक तरफ हमें त्रिकालदर्शी कहते हो प्यारे, दूसरी तरफ उस चूहे का पाठ पढ़ाने चले आए। हम उससे कई क्लास सीनियर रहे हैं। वाकई गुरु वाकई, मैं शायद कभी नहीं समझ पाऊंगा कि आप कितने गहरे हैं। विकास की आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव थे। पर इसमें गलत क्या है दिल जले, विजय ने कहा। अपने देश की एक पॉलिटिकल पार्टी भी तो ये ख्वाब देखती देखती बूढ़ी हुई जा रही है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाकर अखंड भारत की स्थापना करनी है। हमारा काम वो साला काला अंग्रेज़ कर रहा है, इससे अच्छी बात और भला क्या हो सकती है। मेरे ख्याल से तो जो वो कर रहा है उसे करने देना चाहिए। हम अपना पूरा ध्यान इस दीवार को अपनी जगह से हटाने में लगाएं तो बेहतर होगा। उसका मकसद अखंड भारत पर हुकूमत करना है गुरु। हम यह पहले अखंड तो होने दो, जब हुकूमत करेगा तब देखा जाएगा। तब तक तो हम इस दीवार से भी फारिग हो लेंगे। विकास ने कुछ कहने के लिए मुंह खोले ही था कि दरवाजे से आवाज़ आई। मेरी भी एक समस्या है मिस्टर विजय। विकास तेज़ी से अपने जूतों की एड़ियों पर घूमा। उधर विजय ने जो दरवाजे पर खड़े एक अजनबी को देखा तो हाय दैया, ये मुँह कहाँ से आ गया, कहते हुए इस तरह अपने दोनों हाथों की कैंची से अपने वक्ष स्थल को ढांपा जैसे अचानक किसी अजनबी ने किसी वस्त्रहीन औरत को देख लिया
और तेज़ी से भागकर कमरे के एक कोने में उकड़ू होकर छुपता हुआ बोला, हद हो गई यार, ये विजय दी ग्रेट का बंगला ना हुआ तबेला हो गया। जिसे देखो साला जानवर की तरह मुंह उठाए चला आ रहा है। अगला दृश्य। होलिये से सचमुच वह जानवर ही लगता था। निहायत ही पतला दुबला शख्स था वह। तन पर मौजूद शर्ट ऐसी लग रही थी जैसे हैंगर पर झूल रही हो। शर्ट थी भी अजीब। दुनिया का ऐसा कौन सा रंग था जो उसकी शर्ट में नहीं था, और दुनिया का ऐसा कौन सा वाहन था जो उस पर नहीं बना था। बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक मौजूद था शर्ट पर। पैंट के पाउचों में जैसे टांगे नहीं बांस छुपे हों। लंबे लंबे पैरों में हवाई चप्पलें नजर आ रही थीं। चेहरा ऊंचाई में लंबा था तो सिर चौड़ाई में। देखने से ऐसा लगता था जैसे किसी शक्तिशाली आदमी ने दोनों हाथ उसकी दोनों कनपटियों पर रखकर उन्हें अंदर की तरफ दबा दिया हो, और उसी से उसके चेहरे और सिर की शेप जैसी वैसी बनी हो। कुल मिलाकर यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि किसी कार्टूनिस्ट की कल्पना दरवाजे पर साक्षात खड़ी नजर आ रही थी। काले सफ़ेद खिचड़ी बालों वाली दाढ़ी बढ़ी हुई थी। सिर के बाल इतने नुकीले जैसे आलपिन उल्टे करके गाड़ दिए गए। नाक कान दांत आदि सब लंबे ही थे उसके। विजय कमरे के एक कोने में दरवाजे की तरफ पीठ किए उकड़ू बैठकर किसी महिला के से अंदाज में अपनी नग्नता छुपाने का प्रयास कर रहा था। उसने कहा, उसे वहाँ से हटा यार दिल जले। तेरी बात और थी, तू घर का मर्द है। परा पराए मर्द की आंखें हमारी कोमल काया के साथ रेप कैसे कर सकती हैं? हमारी भी कोई इज्जत है यार। तेरे रहते ये चौराहे पर बेआबरू नहीं हो सकती। कौन हो तुम? विकास ने दरवाजे पर खड़े अजनबी से पूछा। वह तुरंत अपनी लंबी लंबी उंगलियों वाला दायां हाथ अपने नामालूम से पेट पर रखकर इस तरह झुका जैसे मोटी टिप लेने के बाद वेटर झुकाओ। साथ ही बोला, बंदे को जर्रा नवाज कहते हैं। कौन जर्रा नवाज? विकास गुर्राया। वह खचाया, बोला, आप तो मुझे उलझन में डाल रहे हैं जनाब। अब जब नाम ही बता चुका हूँ तो और क्या बता दूँ कि कौन जर्रा नवाज? आप ही से अगर कोई पूछे कि कौन विकास तो भला क्या बता सकेंगे आप? बोलिए, आप ही बोलिए। तो मेरा नाम भी जानते हो तुम? विकास ने उसे घूरा। ये लो, ये भी आपने अजीब मजाक किया हुजूर। कहता हुआ वो दरवाज़ा पार करके कमरे में आ गया था। ऐसा भला कौन है दुनिया में जो आपकी हस्ती से अंटा गाफिल हो? और अगर ऐसा नामुराद कोई है भी तो मैं तो कहता हूँ कि उसे दुनिया से गारत कर देना चाहिए। इस दुनिया में सांसें लेने लायक ही नहीं है वह। ऐसे आदमी को भला जीने का हक ही कहाँ हुआ जो विकास को ना जानता हो? उस विकास को जिसके दिल के गड्ढे में देश प्रेम की भावना मूसलियों से कूट कूट कर भरी हुई है। उस विकास को जिसके नाम मात्र से दुश्मन देशों के जासूसों को डेंगू हो जाता है। उस विकास को जो भारत जैसे महान देश की धरोहर है। और उस विकास को जो इस देश की सबसे बड़ी जासूसी संस्था सीक्रेट सर्विस का कोहिनूर है। विकास चौंका, और बुरी तरह चौंका। एक साधारण आदमी को यह बात पता होने का कोई सवाल ही नहीं था कि वह भारतीय सीक्रेट सर्विस का एजेंट है। सीक्रेट सर्विस का तो मतलब ही था गुप्त नौकरी, यानी किसी को पता न लग पाए कि वह कहाँ नौकरी करता है। सिद्धांत था सीक्रेट सर्विस की तरफ से आदेश है कि ऐसे किसी भी आदमी को तुरंत मार दिया जाए जिसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि वे सीक्रेट एजेंट है, और पता लग जाए। उसकी बात सुनने के बाद विजय भी अपने स्थान से न केवल खड़ा हो चुका था बल्कि अपनी नग्नता की ज़रा भी परवाह किए बगैर जिस्म को अकड़ाए उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, ये तो कोई पहुंचा हुआ संत मालूम पड़ता है प्यारे, हमसे भी ज़्यादा पहुंचा हुआ। भला इससे अपनी कोमल काया को छुपाने की क्या ज़रूरत है? आपने ठीक फरमाया विजय साहब, उसने कहा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप हमेशा ही ठीक से भी ज़्यादा दुरुस्त फरमाते हैं। गलत बात तो आपने कभी कहनी सीखी ही नहीं। वो तो ये विकास जी जैसे चंद नादान हैं जो समय रहते आपकी बातों के मर्म को नहीं समझ पाते। पर फिर भी एक बात कहे बगैर नहीं रहूँगा बंदा नवाज। उगलो, इस जर्रा नवाज को पहचानने में आप छोटी सी चूक कर गए। वह उंगली से इशारा करता बोला, बस इतनी सी। वो क्या प्यारे? गुस्ताखी माफ़ हो सरकार। पहुँचा हुआ संत तो मैं भले ही हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा पहुँचा हुआ नहीं हूँ। आपकी जड़ें तो वहाँ तक फैली हुई हैं जहाँ तक किसी हसीना की जुल्फ़ें भी फैली हुई नहीं हो सकती। ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लगभग गरजते हुए विकास ने दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे तिनके की तरह हिलाता हुआ बोला, जल्दी बता कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? अब बताइए विजय जी। गिरफ्त में विकास की फंसा हुआ था और मुखातिब विजय से हुआ। ये तो ज़्यादती हुई ना मेरे साथ। जो बात मैं आराम से बहुत प्यार से पूछने पर भी बताने को तैयार होकर आया हूँ वह मुझसे इस तरह गिरेबान पकड़कर पूछी जा रही है। आपके दरबार में ऐसी ज़्यादती की उम्मीद तो नहीं थी मुझे। ये ठीक कह रहा है दिल जले। विजय उनके नज़दीक पहुंचता हुआ बोला, घी जब सीधी उंगली से निकलने को तैयार है तो तुम ही इसे टेढ़ी किए क्यों घूम रहे हो? गिरेबान छोड़ दो इसका और जो पूछना पुचकारते हुए गालों पर ज़रा प्यार से हाथ फिराते पूछो। देख नहीं रहे कैसे सेब के मुरब्बे जैसे गाल हैं? विकास ने बड़ी मुश्किल से अपने भभकते दिमाग पर काबू पाया और गिरेबान छोड़ दिया। ऐसा होते ही जर्रा नवाज ने अपनी शर्ट इस तरह दुरुस्त की जैसे उसकी स्त्री खराब हो जाने का दुख हो।
साथ ही इस तरह अकड़ा हुआ सा भी नजर आया जैसे अपनी टेक्निक से गिरेबान छुड़वाने पर गर्व कर रहा हो। विकास की तरफ अपनी गोल गोल आंखें तरेर कर देख रहा था वह, जैसे चुनौती दे रहा हो कि हिम्मत हो तो दोबारा गिरेबान पकड़ कर दिखा। यही समय था जब विजय ने उसके सिर पर खड़े बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, बता बच्चा, किस लिए पधारा? सच्ची बता दूं, मारोगे तो नहीं? उसने इस तरह कहा जैसे बच्चा माँ के द्वारा चोरी करता पकड़े जाने पर कहता है। हाँ, सच्ची मुच्ची बता दे, विजय ने कहा। वरना अगर दिलजले के बारे में इतना सब जानता है तो ये भी ज़रूर जानता होगा कि झूठ बोलने पर ये ठीक उसी तरह बिदक जाता है जिस तरह लाल कपड़े को देखकर सांड बिदकता है। हाँ, ये बात तो मैं जानता हूँ, उसने विकास की तरफ देखते हुए कहा। निहायत ही खतरनाक आदमी है ये। अगर किसी पर नज़रें टेढ़ी हो जाएं तो समझ लो शनिदेव की नज़रें टेढ़ी हो गई। शनिदेव से बचना चाहता हूँ मियाँ, तो जल्दी से बता दो। बचना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन जब तुम इतना अनुरोध कर रहे हो तो सोच रहा हूँ कि बता ही दूँ। अबे बता ना। विजय जैसा शख्स भी झुंझला गया। अरे मियाँ, ये तो कमाल हो गया। वह तुरंत बोला, आप झुंझला गए? आप जिनके बारे में सुना था कि कभी झुंझला ही नहीं सकते, बल्कि अपनी बातों से बड़ों बड़ों को झुंझला देने का ठेका भी आप ही के पास सुरक्षित और कॉपीराइट भी। अबे करके हटे के तुम चल ले। विजय के अलग से स्वतः गुर्राहट निकल पड़ी थी। तो बता रहा है या नहीं कि यहाँ क्यों आया है? मूड में तो पूरा हूँ हुजूर। अबे तो हमारा मूड क्यों चौपट किए दे रहा है? पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि उससे पहले एक और बात कहने का उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार मूड बन गया है। उसे भी कह दे। ज़िंदगी के इन आखिरी लम्हों में मेरा जीवन सफल हो गया। वो कैसे? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, एकदम एक्यूरेट। वैसे तो आप आदमी एक्यूरेट हैं, हमेशा एकदम सही सवाल पूछते हैं, बिल्कुल वही जो पूछा जाना चाहिए। वह उनमें से किसी को भी बोलने का मौका दिए बगैर कहता चला गया। जीवन मेरा इसलिए सफल हो गया हुजूर क्योंकि पहले तो मैंने आपको झुंझलवा दिया और फिर गुस्सा भी दिलवा दिया, जबकि मैंने सुना था कि ये दोनों काम सामने वाले से सिर्फ आप ही करवा सकते हैं। विजय ने कहा, तो हुआ नाम से ज़्यादा पहुंचा हुआ संत, गलत तो नहीं कहा था हमने? अरे वाह विजय जी, आप तो यहाँ भी बाजी मार गए। एक बार फिर साबित कर दिया कि आप कभी गलत कहते ही नहीं हैं। अब जल्दी बता दे मेरे बाप की तू यहाँ क्यों पधारा है? देख नहीं रहा दिल जले का पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है? विजय के कान पर झुककर पूछा उसने। ये थर्मामीटर है। और विकास के धैर्य की मानो सभी सीमाएं टूट गई। यूं झपटा वह कार्टून जैसे शख्स पर कि क्या टाइगर हिरन पर झपटता होगा, मगर वह कमबख्त मानो हिरन नहीं खरगोश था। ज़बरदस्त फुर्ती के साथ फुदक कर उसने वह स्थान छोड़ दिया जहाँ एक पल पहले था। विकास ने वहीं जंप लगाई थी। इससे पहले कि विकास उस पर दोबारा झपटता, जाने कौन से पल उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। उसका रिवॉल्वर निकलना था कि विजय विकास की समस्त इंद्रियां सतर्क हो गई। विकास के चेहरे पर तो जलजला ही नजर आने लगा और उस जलजले को देखकर जर्रा नवाज ठहाका लगा उठा। अंदाज ऐसा था कि उस एक पल के लिए तो विकास को ऐसा लगा जैसे वह शख्स पागल है, और अगले पल उसने हरकत भी पागलों वाली ही की। ठठाकर हंसने के बाद बोला, आप दोनों तो डर गए। मेरे रिवॉल्वर निकालते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई आप दोनों की। चेहरों पर जितनी भी सुइयाँ हैं सबकी सब 12 के अंक पर अटकी नजर आ रही हैं। वैसे सच्ची मुच्ची पूछो तो आप दोनों की ये मुद्राएं देखकर मुझे हार्दिक खुशी हुई। पूछो क्यों? क्यों मुझे हार्दिक खुशी हुई? उसकी जगह आर्थिक खुशी क्यों नहीं हुई? जो चाहो खुद ही बताते रहो मियाँ। जो चाहो खुद ही बताते रहो मियाँ। हमने भी फैसला कर लिया है कि अब हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। मुझे हार्दिक खुशी इसलिए हुई क्योंकि मैंने देश के 2 सूरमाओं को डरा दिया। उन्हें डरा दिया जिनके बारे में सुना है कि ज़िंदगी में कभी किसी से डरे ही नहीं, हमेशा दूसरों को ही डराते फिरते हैं। विजय चुप रहा। चुप तो विकास भी था, लेकिन वैसे बाहर से ही शांत नज़र आ रहा था। जहन के अंदर तूफान चल रहा था। तेज़ी से ये सोच रहा था वह कि इस आदमी पर कैसे काबू पाया जाए जो कार्टून सा सिर्फ नज़र आ रहा था, असल में नहीं था। विकास जी अंदर ही अंदर उबलते मालूम पड़ रहा है मुझे, वह कहता चला गया। और मुझे ये भी मालूम है कि जब ये उबलते हैं तो सामने वाले का मलूदा बना देते हैं। मैं यहाँ मरने ज़रूर आया हूँ, लेकिन अपना मलूदा बनवाने नहीं आया। मलूदा तो अब तेरा बनने ही वाला है प्यारे, विजय ने कहा। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। विकास बाबू के सामने रिवॉल्वर निकालने से कुछ नहीं होता। इसे देखकर ये एक पल को झटका सा भले ही खा जाएं, लेकिन असल में इनके सामने इसकी औकात न पिद्दी जैसी है न पिद्दी के शोरबे जैसी। इनके सामने तो जेम्स बॉन्ड ने रिवॉल्वर निकाले, माइक, जैकी और हैरी ने रिवॉल्वर निकाले, यहाँ तक कि अल्फांसे, सिंघई, जैक्सन और टुम्बकटू तक ने भी रिवॉल्वर निकाल लिए। फिर भी इनका कोई कुछ न बिगाड़ सका। जैसे ही इनका दांव लगता है वैसे ही ये रिवॉल्वर निकालने वालों का कचूमर निकाल देते हैं। कई के कचूमर तो अभी तक भी निकले पड़े हैं। मैंने अपनी इन गोल गोल आंखों से देखे थे। इसलिए समय रहते, यानी इससे पहले कि इनका मौका लगे, मैं ये बता देने में ही अपनी भलाई समझता हूँ कि ये रिवॉल्वर मैंने आप दोनों पर तानने के लिए नहीं निकाला है। इससे आप में से किसी को कोई नुकसान पहुँचाने के बारे में तो मैं ख्वाब तक में नहीं सोच सकता। देश की धरोहर है आप। भला मैं आपको नुकसान कैसे पहुँचा सकता हूँ?
ये रिवॉल्वर तो मैंने आपको देने के लिए निकाला है। दोनों उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। यकीन नहीं आ रहा ना? उसने फिर कहा। आ भी नहीं सकता। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इतना शरीफ आदमी आपकी ज़िंदगी में पहले कभी आया ही नहीं कि अपनी जेब का रिवॉल्वर निकाल कर आपको दे दे। लेकिन यकीन मानिए, मैं इतना ही शरीफ हूँ, बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा शरीफ हूँ। शरीफों का सरगना हूँ। सबूत के तौर पर पेश करता हूँ ये रिवॉल्वर। कहने के साथ उसने सच में रिवॉल्वर को अपनी हथेली पर रखकर उनकी तरफ बढ़ाने के साथ कहा, लीजिए मेरा रिवॉल्वर। दोनों के चेहरों पर ऐसे भाव थे जैसे समझ ना पा रहे हो कि वह किस किस्म का आदमी है, चाहता क्या है। दोनों ने इस अंदाज से एक दूसरे की तरफ देखा जैसे जानना चाहते हो कि दूसरे की समझ में कुछ आया है या नहीं। अभी वे किसी निश्चय पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि वह विजय की तरफ बढ़ा और हथेली ठीक उसके चेहरे के सामने पहुंचाता हुआ इस तरह बोला जैसे निवेदन कर रहा हो, ले लीजिए ना प्लीज़। विजय ने उसकी हथेली से रिवॉल्वर उठा लिया। ज़रा नवाज ने कहा, चेक कर लीजिए, भरा हुआ है। 6 गोलियां आती इसमें, 6 की 6 मौजूद हैं। विकास, जो कुछ देर पहले तक उस पर काबू पाने की तरकीब सोच रहा था, इस वक्त फैसला नहीं कर सका कि करे तो क्या करे। जबकि उस कार्टून जैसे शख्स ने पुनः कहा, अब मैं आपसे एक बात की शर्त लगा सकता हूँ और उसमें आप मुझसे जीत नहीं सकते, भले ही आप दोनों चाहे जितने धुरंधर क्यों ना हो। कैसी शर्त? विजय ने पूछा। ये कि आप मेरे बताए बगैर ये नहीं बता सकते कि मैंने ये रिवॉल्वर आपके हाथ में दे क्यों दिया। ये तुम क्या नाटक कर रहे हो मियाँ? हमारे दिमागों को अपनी बातों के अड़ू बम से उड़ाने का निश्चय करके आए हो क्या? भला आपका दिमाग कौन उड़ा सकता है विजय जी? उसने गमगीन स्वर में कहा। आप तो दूसरों के दिमाग उड़ाने के उस्ताद हैं। मैं पापी तो यहाँ आपके कर कमलों से मोक्ष प्राप्त करने आया हूँ, इसलिए तो रिवॉल्वर निकाल कर आपको दिया है। इस वक्त आप ड्रेस में ही ऐसी हैं कि ये नायाब चीज़ आपके पास नहीं हो सकती। मतलब क्या इस बात का? बड़े अफसोस की बात है विजय जी कि आप जैसा त्रिकालदर्शी आदमी इस नाचीज़ की छोटी सी बात का मतलब पूछ रहा है। सुना तो मैंने यह था कि आपकी समझ में उन बातों के मतलब भी आ जाते हैं जिनके असल में कोई मतलब ही नहीं होते। कम से कम विकास की समझ से तो वह आदमी बिल्कुल परे था। जब उसने रिवॉल्वर निकाला था और ये लगा था कि वह यहाँ किसी खतरनाक इरादे से आया, तो विकास ने निश्चय कर लिया था कि मौका लगते हुए उसका भुर्ता बना देगा। मगर अब जब उसने भरा हुआ रिवॉल्वर विजय को पकड़ा दिया तो बात उसकी समझ से बिल्कुल बाहर हो गई। इसलिए निश्चय नहीं कर पा रहा था कि इस आदमी के साथ कैसा सलूक किया जाए। और कुछ भी समझ ना आ पाने की अवस्था में उसने एक बार फिर झपट कर ज़र्रा नवाज का गिरेबान पकड़ लिया और उसे पहले की तरह तिनके की माने दिलाता बोला, अगर अब तूने इधर उधर की बकवास करने की कोशिश की और सीधे सीधे हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं तुझे ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। कोई भी अगर मेरे और आपके वजूद की तुलना करेगा तो देखते ही समझ जाएगा कि विकास दी ग्रेट जिस क्षण चाहे ज़र्रा नवाज के वजूद को ज़र्रा ज़र्रा कर सकता है। लेकिन प्लीज़ ऐसा कीजिएगा मत। मरने भले ही आया हूँ मैं यहाँ, लेकिन इस किस्म की मौत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उससे कहने के बाद उसी के चंगुल में फंसा वह एक बार फिर विजय से मुखातिब होकर बोला, इसे समझाइए विजय जी। आप तो समझ सकते हैं ना कि कोई भी आदमी उस तरीके से मरना नहीं चाहता जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा पेन होता हो। विजय उसके नज़दीक आता हुआ बोला, जब हमने तुम्हें पहुंचा हुआ संत कहा था तो उस वक्त हमने बात यूं ही हवा में उछाल दी थी प्यारे। बात को उतनी गहराई से सोचा नहीं था। अब सोचा है तो लग रहा है कि तुम तो वाकई पहुंचे हुए संत हो। विकास के चंगुल में फंसे होने के बावजूद उसके झुर्रियादार चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पहले ही जैसे अपने सदाबहार स्टाइल में बोला, क्या मैं जान सकता हूँ हुजूर आले कि दिमागी शरीर पर जोर डालने के बाद भी आपको ऐसा क्यों लगता है? वो भी बता देंगे, लेकिन पहले ज़रा ये बताओ प्यारे लाल कि अपनी हत्या तुम हमारे गले मरने क्यों आए हो? क्या बात कर रहे हो सरकार? आप क्या मुझे इतना गिरा हुआ आदमी समझ रहे हो कि अपनी हत्या में आपके गले मरने चलाऊँगा? ऐसी अवस्था में तो आपको जेल हो जाएगी। वहाँ आप ताउम्र चक्की पीसते नजर आएंगे और अगर जज साहब फैसले वाले दिन लाल मिर्च खाकर आए हुए तो सीधे फांसी पर लटका दिए जाएंगे। दोनों ही अवस्थाओं में से एक भी मंजूर नहीं है मुझे। आपको तो अभी इस देश के लिए बड़े बड़े महान काम करने हैं। मैं तो कहूँगा कि आपको सारे देशवासियों की उम्र लग जाए, भले ही शरीर में कीड़े पड़ जाएं, लेकिन मौत नाम की सौत आपको छू तक ना सके। तो फिर हमारे यहाँ तो मोक्ष प्राप्त करने क्यों आए हो? लो, ये भी कोई बात हुई हुजूर? एक बार फिर उसने उसी स्टाइल में कहा, राम ने रावण को मोक्ष प्रदान किया था तो क्या राम को आजीवन कारावास हो गया था या किसी ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया? हम राम नहीं हैं प्यारे, माफ़ कीजिएगा सरकार। इतना ज्ञान तो मुझे भी है कि राम इस दुनिया में कोई नहीं होता और बावजूद इसके वह सब जगह होता है। हर आदमी के लिए राम अलग अलग है। रावण के लिए दशरथ पुत्र राम थे तो मेरे लिए आप राम हैं, बल्कि राम से भी ऊपर कोई होता तो वो हैं। बहुत पाप किए थे रावण ने, और सुना है कि जब उसे ये इल्म हुआ कि उसने इतने पाप कर डाले कि मरने के बाद हर हाल में नरक में ही जाएगा, तो दिमाग में स्वर्ग जाने की तिगड़म बढ़ाने लगा। ज्ञानी तो पट्टा ही था। ज्ञानी तो पट्टा था ही। दिमाग में फ़ौरन ये बात आ गई कि अब उसके पास स्वर्ग में जाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है कि वह राम के हाथों मारा जाए। और अगर वह राम के हाथों मारा जाए तो बैरंग लिफाफे की तरह सीधा स्वर्ग में जाएगा। सो पट्टे ने फ़ौरन उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया और तब तक अड़ा रहा जब तक उसका पूरा खानदान स्वर्ग की सैर नहीं करने लगा।
अब हुजूर पत्नी तो आपकी कोई है नहीं जिसके बेस पर मैं रावण की हूबहू नकल कर सकता, इसलिए सीधे सीधे जेब में रिवॉल्वर रखकर यहाँ आ गया। और अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत पाप किए हैं मैंने, कृपया मुझे मोक्ष प्रदान करने की अनुकंपा करें। पर मियाँ उस समय अदालतें कहाँ थी? अगर हमने ऐसा कुछ किया तो जैसे कि तुम खुद ही कह चुके हो कि जज हमें, उसने विजय की बात काटने के साथ कहा, आप क्या मुझे पहुँचे हुए संत की उपाधि देने के बाद भी इतना धीवट समझ रहे हैं कि मैंने आपके बचाव को कोई इंतज़ाम नहीं किया होगा? आप बिल्कुल ना घबराएं, मेरी गारंटी है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि दुनिया का कोई भी जज आपको 1 मिनट की भी सज़ा दे सके। ऐसा तुमने क्या इंतज़ाम कर दिया प्यारे? विकास बाबू से मुक्ति मिले तो मैं आपको अपनी जेब से निकाल कर अपना हलफनामा दिखाऊं? बाकायदा बॉन्ड पेपर पर लिखा है मैंने कि मेरी ज़िंदगी और मौत के सारे कॉपीराइट मिस्टर विजय कुमार ठाकुराय वल्द ठाकुर निर्भय सिंह के पास सुरक्षित है। वे मुझे जैसे चाहें जहां और जब चाहें खल्लास कर सकते हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं होगा। साइन भी किया मैंने और अंगूठा भी टेप दिया। जानता हूँ ना कि अदालतें अच्छे बड़े पढ़े लिखे आदमी को भी अनपढ़ मानकर चलती हैं। साइन के साथ अंगूठे का निशान ज़रूर चाहिए। अब आप ही बताइए, मेरे उस हलफनामे के बाद दुनिया के भला किस जज की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि आपको 1 सेकंड की भी सज़ा दे सके? ये तो यार बहुत ही शानदार आइडिया दिया तुमने। ऐसा हलफनामा तो चाहे जिससे लेकर उसे खलास किया जा सकता है। दुनिया की सारी अदालतें टापती रह जाएंगी। ऐसे ही आइडिया के खान हैं हम तो। ज़र्रा नवाज न करते हुए कहा, यह अलग बात है कि किसी घोर मजबूरी के कारण हमें मरना पड़ रहा है। नहीं, विजय ने कहा, हम इतने टैलेंटेड आदमी को हरगिज़ नहीं मार सकते। तुम्हें तो जिंदा रहना होगा। एकाएक वह आंखें तरेर कर बोला, अगर आप नहीं मारेंगे तो मैं आपकी सारी पोल पट्टी खोल कर रख दूंगा। अबे तू तो धमकी देने लगा। मैं विजय चिऊका, हमारी ऐसी कौन सी पोल पट्टी है जिसे तू खोल कर रख देगा? आपकी तो ऐसी बहुत सी पोल पट्टी है हुजूर। कहने के साथ उसने बड़े ही राजदाराना अंदाज में अपने आंखों में चमक भरकर उन्हें विजय की आंखों के सामने मटकाया। इस नाचीज़ का मुंह ना ही खुलवाएं तो आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। देख रहा है दिल जले, ये तो साला हमें इस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है जैसे हम कुंवारी कन्या हैं और इसके पास हमारी किसी लड़के से लिपटा की फ़ोटो हैं। क्या जानता है तू? विकास एक बार फिर उसे झंझोड़ता हुआ घूर रहा है। बोल, क्या जानता है गुरु के बारे में? ये कि ये इस शहर के आईजी पुलिस ठाकुर निर्भय सिंह के बेटे हैं। तुम्हारे बापू जान यानी इस शहर के पुलिस सुपरिटेंडेंट रघुनाथ जी के बचपन के दोस्त ही नहीं, सालिग्राम भी हैं। तो इनके बापू जान अर्थात ठाकुर साहब कानून व्यवस्था के मामले में राजा हरिश्चंद्र के कलयुगी अवतार हैं। वे ये समझते हैं कि उनका बेटा नालायक, आवारा और बदचलन ही नहीं है, बल्कि किन्हीं गैर कानूनी हरकतों में भी लिप्त रहता है। इसलिए उन्होंने इसे अपनी मोटी वाली छड़ी से मार मार कर अपने बंगले से निकाल दिया है और अब ये अपना ये अलग आलीशान बंगला लेकर यहाँ रहता है, महंगी गाड़ियों में घूमता है। इससे ठाकुर साहब का ये शक और पुख्ता हो गया कि ये कोई गैरकानूनी धंधा करता है, क्योंकि उनकी नज़र में काम धंधा तो ये कोई करता नहीं है। पर इस सब में तू क्या कर सकता है? मैं इसमें यह कर सकता हूँ हुजूर कि ठाकुर साहब को ये बता दूंगा कि वे बहुत ही गलत सोचते हैं। असल में उनका बेटा आवारा नालायक के बच्चला नहीं बल्कि देश का बहुत ही महान सीक्रेट एजेंट है। मैं चीख चीख कर सारे संसार को बता डालूंगा कि विजय दी ग्रेट जो ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं वे सब दिखावटी हैं। असल में ऐसा वे अपनी वास्तविक हस्ती को छुपाने के लिए करते हैं। ठाकुर साहब ने जो इन्हें अपने बंगले से धक्के देकर निकाला है, तो वह यानी वहाँ से निकालना इनकी अपनी स्कीम थी। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था ताकि इनका राज राजी बना रहे। अगर इतने पर भी ये मुझे मोक्ष प्रदान नहीं करेंगे तो मैं सारे ज़माने को बता दूंगा कि ये महान आदमी भारतीय सीक्रेट सर्विस का एजेंट ही नहीं बल्कि चीफ है। दोनों सन्ने रह गए थे। उनकी उसकी बातें ही ऐसी थी कि सन्ने रह जाना पड़ा। कुछ कहते ना बन पड़ा उन पर। एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, जबकि ज़र्रा नवाज ने एक बार फिर विजय की तरफ आंखें मटकाने के साथ पूछा था, कहो किबला, ये सारी जानकारियाँ किसी कवारी कन्या के किसी लड़के से लिपटम लिपटा वाले फ़ोटो से भी ज़्यादा विस्फोटक हैं या नहीं? और अब इतने सब के बाद विकास भला काबू में रहने वाली चीज़ का उसके दिमाग के तो मानो धुर्रे ही उड़ गए। कैसे पता हरामजादे, कैसे पता तुझे ये सब बातें? आपे से बाहर होकर वह दहाड़ उठा, अगर 1 सेकंड के अंदर जवाब नहीं दिया तो मैं तेरी खाल में भूसा भर दूंगा। मैं तो आपके हाथों भी मोक्ष प्राप्त कर लेता सरकार आला, क्योंकि आप राम भले ही ना हो लेकिन लक्ष्मण की हैसियत तो रखते ही हैं। मगर आप है कि सीधी सादी मौत की बात ही नहीं करते। कभी टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, कभी मलूदा बनाने की, तो कभी खाल में भूसा भरने के। आपको सोचना चाहिए जनाब कि आजकल ऐसी दर्दनाक मौतें कौन पसंद करता है? मौत कम से कम ऐसी तो हो कि आदमी साला मर भी जाए और उसे ये भी पता न लगे कि वो मर गया। गोली या तो सीधी दिल में लगे या दिमाग में। तो इस तरह नहीं मानेगा हरामजादे, इस तरह नहीं मानेगा तू। कहने के साथ बुरी तरह भन्नाए हुए विकास ने भरपूर ताकत से उसके जबड़े पर घूसा रसीद किया। दम ही कितना था उसमें। मुंह से ऐसी चीख निकालता हुआ हवा में झंझनाता दूर जा गिरा कि क्या छुरी गर्दन पर गिरते वक्त बकरी के मुंह से निकलती होगी। घूसा विकास का था।
एक घूसे में उसके सारे दांत जबड़े सहित बाहर आ गिरे। मुंह से खून का फव्वारा छूटा, परंतु जैसे ही संभला, खड़ा होने की कोशिश करता हुआ बोला, ये तो वही बात हो गई विजय गुरु, जिसका टपका मुझे विकास बाबू को यहाँ देखते ही हो गया था। ये कि मोक्ष आराम वाली मौत से नहीं मिलेगा। मौत ही चाहता है ना आरामजादी, मौत ही चाहता है ना तू? दहाड़ता हुआ विकास एक बार फिर उसकी तरफ लपका। नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी कोई भी डरावनी मौत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहने के साथ उसने गजब की फुर्ती से अपनी दूसरी जेब से दूसरा रिवॉल्वर निकाला, और निकालने के बाद उसे विकास पर ताना नहीं, उसने कोई चेतावनी भी नहीं दी। विजय ने देखा कि वह सीधे सीधे ट्रिगर दबाने वाला था। तभी तो विजय के सामने गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। फिर भी गोली उसने जर्रा नवाज के हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को लक्ष्य करके चलाई थी, लेकिन इसका क्या किया जाए कि ऐन वक्त पर उसने अपना हाथ वहाँ से हटा लिया। गोली सीधी उसके मस्तक में जाकर लगी। विकास जहाँ का तहाँ ठिठका खड़ा रह गया था। मरने से पहले जर्रा नवाज ने विजय की तरफ देखते हुए बहुत ही अनोखी मुस्कान के साथ बस इतना ही कहा था, थैंक यू विजय बाबू, मेरी हसरत पूरी करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। विजय विकास इस तरह हकबकाए खड़े थे कि क्या कोई उस वक्त हकबकाता होगा जब किसी के देखते ही देखते उसका सबसे प्यारा शख्स किसी दुर्घटना में काल का ग्रास बन जाए। दोनों की नज़रें जर्रा नवाज की लाश पर स्थिर थी। हालत ऐसी थी कि जैसे समझ ही ना पा रहे हो कि ये सब हो क्या गया। क्या ये आदमी वास्तव में से मरने के लिए यहाँ आया था? ऐसे कैसे हंसता खेलता मर गया ये, और थैंक यू भी बोल गया। ये आपने क्या किया गुरु, मार क्यों डाला इसे? और क्या इसका अचार डालते प्यारे? जितना सब ये जानता था उसके बाद तो इसकी मौत ही निश्चित थी, मगर उससे पहले कम से कम ये तो जानना था इससे कि इसे ये सब पता कैसे था। इतना मौका ही कहाँ दिया कमबख्त ने। हम गोली नहीं चलाते तो तुम्हारी रवानगी ईश्वरपुरी की तरफ कर चुका होता। फिर भी गोली हमने इसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर चलाई थी, मगर ऐन वक्त पर सुरते ने हाथ भी वहाँ से हटा लिया। मुझे तो ये कोई बहुत बड़ा खेल लग रहा है गुरु। विजय ने कुछ कहने के लिए मुंह खोले ही था कि वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज़ गूंज उठी। दोनों चौंके। विजय बोला, ये खेल है प्यारे, समझ गया हो तो जल्दी से इस मरदूत की लाश को यहाँ से हटा। मेरे दिमाग की टॉर्च बापू जान और तुला राशि को दल बल सहित यहाँ तक देख रही है। जो बात विजय ने कही थी वह विकास की समझ में भी आ चुकी थी। तभी तो गौरेले की तरह झपट का वह न सिर्फ जर्रा नवाज की लाश तक पहुंचा, बल्कि अगले ही पल उसकी हल्की फुल्की लाश उसके कंधे पर भी पड़ी नजर आ रही थी। लाश को कंधे पर डाले वो उत्तेजना भरे लहजे में विजय की तरफ पलट कर बोला, इस कमरे का कोई और दरवाज़ा है गुरु? तुम तो मियाँ यूँ पूछ रहे हो जैसे इस बंगले में नई नवेली दुल्हन बनकर पहली बार आए हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि एक ही दरवाज़ा है, वही जिससे तुम और ये मरदूत की औलाद यहाँ आया था? आप फर्श से खून साफ कीजिए। विकास दरवाजे की तरफ छलांग लगाता से बोला, मैं इसे कहीं और ठिकाने लगा कर मेहमान लोग बंगले के अंदर पहुँच चुके हैं प्यारे। विजय ने उसकी बात काटते हुए कहा, धड़ाधड़ बंद होते गाड़ी के दरवाज़ों और भारी बूटों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तुम्हें? विकास जहाँ का तहाँ ठिठक गया। दरवाजे तक पहुँचा नहीं था वह अभी अजीब बौखलाई सी अवस्था में बोला, यह दरवाज़ा तो सीधा फ्रंट लॉन में ही खुलता है, गाड़ियाँ वहीं आकर खड़ी हुई होंगी, वे मुझे देख लेंगे। वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे, मगर तुम हो कि समझने को तैयार ही नहीं हो। और ये लो, ठका ठक की आवाज़ें इसी तरफ को बढ़ी चली आ रही हैं। विजय ने गलत नहीं कहा था। भारी बूटों की आवाज़ें न सिर्फ नज़दीक आती जा रही थी बल्कि बेहद नज़दीक आ चुकी थी। उन्हीं के बीच ठाकुर साहब की आवाज़ सुनाई दी, बंगले को चारों तरफ से घेर लो, बचकर नहीं निकलना चाहिए। वह लाश को पटक दे दिल जले, वरना वे तुझे ही हत्यारा समझेंगे। समझते रहें गुरु, और आप भी सुन लीजिए, इसे मैंने ही मारा है। कहने के साथ लाश को उसी तरह कंधे पर डाले विकास विजय की तरफ लपका था, और उस वक्त उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर रहा था जब विजय ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और बोला, हिंदी फिल्मों का सीन मत बना प्यारे, हम अंग्रेजी फिल्मों के दर्शक हैं। पकड़ा वही जाना चाहिए जिसने मर्डर किया है। समझने की कोशिश करो गुरु, रिवॉल्वर मुझे दो। मैं पकड़ा गया तो बचाने के लिए आप हैं, आप ही पकड़े गए तो बात अधूरी ही थी कि कमरे में ठाकुर साहब की कर्कश आवाज़ गूंजी। क्या हो रहा है ये? विकास तेजी से दरवाजे की तरफ घूमा। विजय को उधर देखने के लिए घूमने की ज़रूरत नहीं थी। लाश विकास के कंधे पर थी, रिवॉल्वर विजय के हाथ में। उस वक्त उसके पास उसे छुपाने की भी तो कोई जगह नहीं थी, और दरवाजे पर अपनी फुल वर्दी में खड़े ठाकुर साहब उन्हें घूर रहे थे। रंगे हाथ पकड़े जाने वाली कहावत बनाने वाले ने शायद ऐसे ही किसी दृश्य को देखने के बाद बनाई थी। अगले पल दरवाजे पर ठाकुर साहब की बगल में रघुनाथ भी खड़ा नजर आया। कमरे के दृश्य को देखकर जहाँ उसकी आंखें विस्फारित अंदाज में फैल गई थी, वहीं ठाकुर साहब की आंखों में मानो सारे संसार का लहू इकट्ठा हो गया था। आओ बापू जान, तुम भी आ जाओ। अपने जिस्म को अकड़ाए विजय दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आज तो अपना बंगला तबेला बना हुआ है, हर जानवर की एंट्री फ्री है, और वैसे भी जिसे देखो सीधा इसी कमरे की तरफ लपका चला आ रहा है। हमने जो बंगले में इतने सारे कमरे बनवा रखे हैं सब साले बेकार हैं। जहाँ हो वहीं खड़े रहो,
दहाड़ते हुए ठाकुर साहब ने हॉलस्टर से रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ तान दिया। ज़रा भी हिले तो गोली मार देंगे। गोली तो हम भी मार सकते हैं बापू, विजय ने ठिठकते हुए कहा। रिवॉल्वर तो हमारे हाथ में भी है और आपसे पहले से है। देख रहे हैं, वे घुर्रा है। तुम्हारे हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को भी देख रहे हैं और विकास के कंधे पर लदी लाश को भी। इसका मतलब साफ है कि तुम इसे ठिकाने लगाने वाले थे। मेरे ख्याल से अपने चश्मे का नंबर बदलवा लो बापू जान। मतलब ठिकाने तो ये बेचारा पहले ही लग चुका है। ठिकाने लगाने के बाद ही दिलजले के कंधे पर सवार हुआ है। हम लाश की बात कर रहे थे तो बात स्पष्ट क्यों नहीं कही? ऐसे ढंग से क्यों कही कि उसका मतलब कुछ और ही निकल आया? रघुनाथ, ठाकुर साहब ने उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर रघुनाथ से कहा। आगे बढ़कर उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लो। रघुनाथ को जैसे उनके हुक्म का ही इंतजार था। चौखट पार करने के बाद वे आगे बढ़े। हमें मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम रंगे हाथों पकड़े जाओगे। झूठ की हांडी आकर चढ़ भी कब तक सकती थी। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि विकास को भी अपने साथ लगाकर तुमने अपने ही जैसा बना लिया। ये लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। कानून की नज़र में तुम्हारे बराबर का दोषी है। यह तो गलत बात है बापू जान। आदमी साला एक बल्कि हाफ ही मरा है और दबोच तुम दो को रहे हो। यकीन ना हो तो तलवा कर देख लो, हमसे आधी वजन का होगा ये मरदूत। आदमी का वजूद इसके वजन से नहीं होता। जवाब में विजय ने पुनः कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रघुनाथ इसके नज़दीक पहुंच गया। अब वह उसकी तरफ देखकर बोला, जेब से रुमाल निकाल लो रघु डार्लिंग, तभी तो रिवॉल्वर तुम्हारे सुपुर्द करे। ऐसा होते हमने कई फिल्मों में देखा है। रघुनाथ ने सच में रुमाल उसके सामने फैला दिया। रिवॉल्वर उस पर रखते हुए विजय ने कहा, बापू जान तो हमारी बात पर गौर फरमाएंगे नहीं प्यारे। तुम्हें बता रहे, हमारे यहाँ तो सेल्फ डिफेंस करते इसका क्रियाक्रम हुआ है। मतलब इसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इन शब्दों को कहने के साथ ठाकुर साहब भी कमरे के अंदर आ गए थे। दरवाजे पर अन्य कई पुलिस वाले नजर आने लगे थे। विजय बड़बड़ाया, कान बहुत तेज़ है यार इनके, इम्पोर्टेड लगते हैं। ज़रूर जापान वापान से आयत किए होंगे। विजय, अंकल ठीक कह रहे हैं नाना जी। पॉइंट मिलते ही उत्साहित से होते विकास ने कहा, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी, तब अंकल ने गोली चलाई। अगर अंकल ने ऐसा नहीं किया होता तो इसने मुझे मार दिया होता। सबूत? ठाकुर साहब ने उसकी आंखों में झाँका। वो रिवॉल्वर। विकास ने जर्रा नवाज के खून के पास पड़े रिवॉल्वर की तरफ इशारा करने के साथ कहा, उसने उस रिवॉल्वर से मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की थी। आप उसकी जांच करा सकते हैं। उस पर इसी की उंगली के निशान होंगे। ठाकुर साहब की आंखें वहाँ पड़े रिवॉल्वर पर जम गई। वे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, अगर ऐसा था भी तो सेल्फ डिफेंस में गोली टांगों पर या जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर चलाई जाती है जिससे आदमी की मौत होने का खतरा ना हो। पहली गोली किसी के माथे पर नहीं मारी जाती। अब हर एक का निशाना आपकी तरह चाक चौबंद तो होता नहीं है बापू जान। विजय ने कहा, गोली चलाई तो साली उसके हाथ पर ही थी, बल्कि हाथ में मौजूद रिवॉल्वर पर। लेकिन अब इसमें भला मेरी क्या गलती कि एन उसी वक्त इसी उल्लू के पट्टे ने हाथ हटा लिया और गोली ने इसका माथा फोड़ दिया। विजय की बात पूरी होने तक ठाकुर साहब न केवल रिवॉल्वर तक पहुंच चुके थे, बल्कि अपने हाथ में रुमाल लपेटकर उसे उठा भी चुके थे। उठाने के साथ ही उन्होंने उसके वज़न को तौला। उन्हें कुछ शक हुआ। चैम्बर खोलकर देखा तो क्या उठे, लो देखो, ये तो रिवॉल्वर ही खाली है। फिर ये कैसे विकास को मार डालता और कैसे तुमने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई? विकास सक पका कर रह गया, जबकि विजय ने कहा, समझ गया बापू जान, सब समझ गया मैं। ये 1.5 पसली तो साला हमारी सोचों से भी कई मंजिल ऊंचा पहुंचा हुआ संत निकला। खाली रिवॉल्वर से दिल जले को मारने की भैरवी दे बैठा हमें, और इसी भैरवी में हमसे खुद पर गोली चलवा ली। मतलब इसने तुमसे खुद ही खुद को मरवाया? जी, हमें मालूम है कि तुम कभी कोई ढंग की बात नहीं कर सकते। अब क्या बताऊं बापू जान, करता तो मैं हमेशा ही ढंग की बातें हूँ, लेकिन वह आपके दिमाग के शरीर में दाखिल नहीं हो पाती। ये साला आया ही मरने था। राम लक्ष्मण बता रहा था हमें, रावण की तरह मोक्ष प्राप्त करने आया था। हमने बहुत मना किया, समझाने की कोशिश की, दोनों हाथ जोड़ जोड़ कर कहा कि भैया हमें बख्श दे, तुझे मरनी है तो कहीं और जाकर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा। देखने मात्र से इज्जतदार सा आदमी नज़र आता है, उतने ही पानी काफ़ी होगा। मैं ये पट्टा तुम्हारी जान को ही आ गया। कहने लगा कि मरूंगा तो बस आप ही के कर कमलों से मरूंगा। हम फिर भी नहीं माने तो पट्टा मरने के लिए मरने मारने पर आमादा हो गया। हमारी बातों पे यकीन नहीं तो दिल जले से पूछ लो। अंकल ठीक कह रहे हैं नाना जी, मुझे तो ये कोई पागल लग रहा था। आए ही खुद को अंकल के हाथों से मरवाने था। ठाकुर साहब गुर्राए, तुम वह क्यों नहीं कहोगे जो ये चाहता है? मगर दुनिया का बुद्धिहीन से बुद्धिहीन आदमी भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि कोई आदमी किसी के घर उसके हाथों से मरने आ सकता है। भले ये भी कोई बात हुई? समझने की कोशिश करो बापू जान, बुद्धि के कपाट खोलो। यही तो बात हुई कि ये कोई बात ही नहीं हुई। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। सबूत है मेरे पास, सबूत है इस बात का कि ये यहाँ मेरे कर कमलों से मरने ही आया था। विजय ने एकाएक इस तरह उछलते हुए कहा जैसे कुछ याद आया। ठाकुर साहब कह, क्या सबूत है?
आप इसकी तलाशी लीजिए, उससे क्या होगा, जो भी होगा सामने आ जाएगा, तलाशी तो लीजिए इसकी, विजय ने कहा। फिर पलटकर विकास से बोला, तो ही जब एक खंगाल डाल दिल जले और निकाल कर पेश कर दे इसका हलफनामा। हलफनामा? ठाकुर साहब चकराए। जी हाँ, ये तो हलफनामा ही कह रहा था उसे, लेकिन मैं मरने वाले का आखिरी स्टेटमेंट भी कह सकता हूँ, इसकी वसीयत भी कह सकता हूँ। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। जब हमने इसे कहा कि भैया हमें फांसी पर लटकाने का इंतज़ाम क्यों कर रहा है, तो बोला कि तुम्हें दुनिया का कोई जज 1 सेकंड की भी सज़ा नहीं दे सकता। बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखकर छोड़ गया ये कि इसे मारने के तमाम अधिकार हमारे पास ठीक उसी तरह सुरक्षित हैं जिस तरह वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यासों के कॉपीराइट प्रकाशकों के पास सुरक्षित हैं। खुद लिख कर गया है ये कि हम इसे चाहे जब, चाहे जहाँ और चाहे जैसे मार सकते हैं। तमाम अधिकार हमारे पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बाकी चले जा रहे हो? ठाकुर साहब उसकी बात काट कर दहाड़ उठे। किसी के ऐसा लिख देने से भला क्या वैल्यू है? अजी वाह, विजय लड़ाकू औरत की तरह हाथ झटकता हुआ बोला। कोई वैल्यू नहीं है? भला क्यों नहीं है वैल्यू? आदमी की वसीयत से तो कंगालों के वारे के न्यारे हो जाते हैं। कोर्ट में मरने वालों के आखिरी आखिरी बयान से तो लोग सूली पर चढ़ते चढ़ते बच जाते हैं। फिर इस बात की वैल्यू क्यों नहीं है कि इस शरीफ आदमी ने बाकायदा स्टाम्प पेपर पर साइन करके बल्कि अपना अंगूठा टेप कर हमें खुद को मारने के सारे अधिकार दिए? इस बात की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि किसी की भी जान उसकी अपनी नहीं होती। ऐसा होता तो आत्महत्या कानून की नज़र में अपराध नहीं होता। वह अपराधी इसलिए क्योंकि कानून किसी को भी अपनी जान लेने का अधिकार नहीं देता, और जो अधिकार इसका था ही नहीं उसके बारे में तुम्हारे लिए लिख भी गया तो भला क्या वैल्यू हुई इसकी? कानून की नज़र में किसी को दिया गया खुद को मारने का अधिकार गैर कानूनी होता है। विजय यूँ सब कहा जैसे ये बात उसे पहली बार ही पता लग रही है। बोला, आप तो सारे मामले की हवा ही निकालने दे रहे हैं बापू जान। हमने तो इस साले को बेधड़क मारी इसलिए दिया था कि कॉपीराइट तो अपने पास सुरक्षित है ही। इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो ये कानून इसे भी मालूम नहीं था, और अगर मालूम होते हुए ऐसा कर गया तो जानबूझकर सूली पर उल्टा टांग गया हमें। टंग तो अब तुम गई ही हो, लेकिन चलो, विजय बात बदलता बोला, कानून की नज़र में ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू ना सही, लेकिन अगर इसकी जेब से ऐसा लिखा कुछ निकलता है तो ये यकीन तो आपको आ ही जाएगा कि ये जानबूझकर हमसे मरने आया था। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इसकी जेब से ये सब लिखा क्यों निकलता? मैं सारी जेबें कई कई बार देख चुका हूँ अंकल, विकास ने कहा। इसकी किसी जेब से ऐसा कोई कागज़ नहीं है। थक थक थक, जमाने धत तेरी की। विजय हर धत पर माथे पर हाथ मारता वहीं पसर गया जहाँ खड़ा था, पूरी तरह पस्त लहजे में बोला, रही सही हवा तूने निकाल दी दिल जले। अब यूं समझ कि लदान पक्का हो गया। हथकड़ियाँ निकालो बापू जान, वैसे भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए बहुत दिन से चूड़ियाँ नहीं पहनी थी। सिंदूर कोट दे देगी और मांग मैसूली पर भर लेंगे। जय माता दी। अगला दृश्य। क्लिक की आवाज़ के साथ एक गैस लाइटर से लौ निकली। वातावरण में म्यूजिक की आवाज़ गूंजी और लौ ने थोड़ा पीछे हटते हुए 4 मीनार की एक सिगरेट सुलगा दी। 6.5 फुटा था वह, रंग माखन में मिले चुटकी भर सिंदूर जैसा। बिल्कुल बाल बिल्कुल स्याह और अर्ध घुंघराले, बलिष्ठ जिस्म, गोल और आकर्षक चेहरा, चौड़ा मस्तक, काली भवें, नुकीली नाक और नीली आंखें, झील सी नीली आंखें। उन आंखों में गुरुत्वाकर्षण सा मालूम पड़ता था। वह हमेशा की तरह कीमती फैब्रिक का काला सूट पहने हुए था, काली टाई, काली शर्ट और चमकदार, इतने चमकदार काले जूते कि अगर वह नीचे देखता तो खुद अपना अक्स देख सकता था। सिगरेट सुलगाने के बाद वह एक झटके से उस सोफे से उठा जिस पर अब तक बैठा था, और लंबी लंबी टांगों के बूते पर कमरे में चहलकदमी सी करने लगा। अजय उसे ऐसा करते देखता रहा। वह ठीक उसके सामने वाले सोफे पर बैठा था, जिससे उठने के बाद काले कपड़ों वालों ने चहलकदमी शुरू कर दी। अजय की आंखों में बेचैनी थी, उसका फैसला जानने की बेचैनी। जब काफ़ी देर तक भी वह कुछ नहीं बोला और सिगरेट में बार बार कश लगाने के साथ फर्श पर बिछे ईरानी कालीन पर चहलकदमी करता रहा, तो अजय बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस बारे में फ़ैसला करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो। क्या तुम्हें विजय विकास की मदद करने में कोई एतराज़ है? ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? बैठे ठक्कर अजय की तरफ और पलटता हुआ बोला, अगर माकूल और मुंह मांगी फीस मिले तो किसी की भी मदद करने में मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? तो फिर क्या सोच रहे हो? ये कि उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? कानून का बेटा, अजय ने हैरत से कहा, कानून का बेटा ये सोच रहा है कि विजय विकास को कानून के शिकंजे से कैसे बचाया जा सकता है? सोचना पड़ता है मिस्टर अजय, कोर्ट में खेल यहाँ से खेला जाता है। कहने के साथ उसने अपने सिगरेट वाले हाथ की तर्जनी उंगली से अपनी कनपट्टी ठकठकाई थी। और खेल जब यहाँ से खेला जाने वाला हो तो सोचना पड़ता है। और वैसे भी अपना वाक्य उसने स्वयं ही अधूरा छोड़ दिया था। कुछ देर तक अजय ने उसके बोलने का इंतज़ार किया, लेकिन जब वह नहीं बोला तो खुद ही पूछा, वैसे भी क्या? जो स्टोरी आपने सुनाई है उससे लगता है कि उन्हें किसी बहुत ही शातिर दिमाग ने जानबूझकर कानून के शिकंजे में फंसाया है। तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ केशव पंडित, अजय ने कहा।
राजनगर में मैंने जितने भी वकीलों से बात की सबने हाथ खड़े कर दिए। एक ही बात कही सबने, ये कि इस मामले में तो केशव पंडित ही कुछ कर सकता है। विजय विकास रंगे हाथों पकड़े हैं, सारे सबूत उनके खिलाफ हैं और घटनास्थल से ही पुलिस ने बरामद कर लिए। अब तो बचाव के लिए कानून का बेटा ही कोई नुक्ता निकाले तो निकाले। मेरे ख्याल से बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। क्या मतलब? बात अगर सिर्फ उन्हें इस केस में बेगुनाह साबित करने की होती तो शायद मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता। बात कुछ अलग है, गहरी है। जब मैं उन्हें बचाने के लिए निकलूंगा तो वे लोग सक्रिय हो जाएंगे जिन्होंने उन्हें फंसाया है। सोच में ये रहा हूँ कि मुझे मैदान में उतरा देखकर वे कौन से पैतरे इस्तेमाल करेंगे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुझे क्या करना होगा। ये बात आपने सुनी तो होगी मिस्टर अजय कि शतरंज के खिलाड़ियों को सामने वाले की भी और अपनी भी आगे तक की अनेक चालें दिमाग में रखनी पड़ती। जीतता वही है जिसके दिमाग में आगे की ज़्यादा चालें होती हैं। हाँ, सुना तो है ऐसा। शतरंज कभी खेली नहीं? खेला करो, दिमाग पहना होता है। अजय चुप रह गया। सिगरेट समाप्त हो चुकी थी। उसका अंतिम सिरा जब केशव पंडित की उंगलियां जलाने लगा तो उसने ईरानी कालीन की परवाह किए बगैर उसे कालीन पर डाला और चमकदार जूते से कुचल दिया। एकाएक उसने अजय की तरफ देखते हुए पूछा, क्या विजय विकास आजकल किसी केस पर काम कर रहे थे? अजय हिचका। आप जानते हैं कि मैं जानता हूँ कि वे सीक्रेट एजेंट हैं, और ये भी कि भले ही नाम के सही आप सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं। इसलिए मुझे ये बताने में आपको हिचकना नहीं चाहिए कि अगर वे किसी केस पर काम कर रहे थे तो किस पर। वैसे भी दाई से पेट नहीं छुपाना चाहिए मिस्टर अजय। पहली बात, वह छुप नहीं सकता। दूसरी बात, नुकसान छुपाने वाले का ही होता है। यूँ समझो कि केस बस मैंने विकास को सौंपा ही था। उसके बारे में विजय को बताने ही वह उसके बंगले पर गया था। केस क्या था? अजय ने बेहिचक बता दिया। सुनते ही केशव पंडित के गुलाबी होठों पर मुस्कान रेंग गई। म्यूजिकल लाइटर की मदद से एक और सिगरेट सुलगा ली उसने और उसमें कश लगाने के बाद बोला, नज़ीर एलिस के बारे में मैंने ब्रिटेन की हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा। उनमें दो कारणों से काफ़ी महत्व दिया गया उसे। पहला, वह एकमात्र ब्रिटिश शासक था जिसने अपने इलाके के सभी इंकलाबियों का सफाया कर दिया था और आज़ादी मिलने के बाद भी अपनी रियासत को छोड़ने से इनकार कर दिया था। दूसरा, ब्रिटेन में उसे कुदरत द्वारा दी गई आश्चर्यजनक विशेषताओं के कारण याद किया जाता है। हमारे ब्रिटेन स्थित एजेंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज का शहजाद पठानी कल का नज़ीर एलिस है। दरअसल वह दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे उसके बारे में बता चुके हो। यकीनन ये बात हर एंगल से निहायत ही दिलचस्प है। कल का नज़ीर एलिस आज पाकिस्तान की सर्वोच्च सत्ता पर कब्जा किए बैठा है। कैसे पहुंच गया वह वहाँ? कैसे एक ऐसा आदमी जिंदा हो गया जो इतिहास के मुताबिक मर चुका है? ये सब जानना तो दिलचस्प हो गई। उससे भी ज़्यादा दिलचस्प होगा उससे केशव पंडित का रूबरू होना, उससे टकराना, उसकी अनोखी खूबियों को मात देकर उसे उसके खतरनाक इरादे पूरे न करने देना। अजय खामोशी रहा और विजय विकास के साथ केस पर निकलने से पहले ही जो घटना घटी है वह साबित करती है कि वह सोया हुआ नहीं है। शायद कभी सोता ही नहीं है वह। यह बात तय समझिए मिस्टर अजय कि वह चाहे अल्फांसे हो, सिंघई हो, जैक्सन हो या टुम्बकटू हो, विजय विकास आज तक जितने भी अपराधियों से उलझे, नज़ीर एलिसन सबसे अलग ही नहीं बल्कि ज़्यादा खतरनाक भी साबित होने वाला है। मेरे ख्याल से वह हम लोगों को नाको चने चबवा देगा। अगर हम में से किसी को अपने से ताकतवर आदमी से टकराने में मज़ा आता है तो वह मज़ा हम सबके सामने बाहें पसारे खड़ा है। तुम तो उसकी तारीफ़ करने लगे। शायद आपको मालूम नहीं है कि केशव पंडित की एक खूबी ये भी है। उसने अपने गुलाबी होठों पर चित्ताकर्षक मुस्कान मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अपने दुश्मन की तारीफ़ वह दिल खोल कर करता है। यह गुण मैंने किंग कोबरा से सीखा था। आदमी की ज़िंदगी में जितने भी आदमी आते रहते हैं उनसे वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है। मैं तुम्हारा फैसला सुनने का इच्छुक हूँ। समस्या आपने मुझे बता दी, अब आराम से घर जाकर सो जाइए। प्रॉब्लम मेरी हुई, बल्कि अगर सच पूछे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आकर आपने मुझे एक ऐसे शख्स से टकराने का सुअवसर दिया जैसे लोगों से टकराना मेरी हॉबी है। अब जल्दी विजय विकास न केवल कानून के शिकंजे से आज़ाद होंगे बल्कि मेरे साथ उस अजीम व शान शख्सियत से रूबरू भी होंगे। उसके इस फैसले पर कुछ देर के लिए तो अजय कुछ बोला ही नहीं। ऐसे अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा जैसे कुछ समझ ही ना पाया। फिर एक झटके से खड़ा होकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला, थैंक यू केशव पंडित, थैंक यू वेरी मच। केशव पंडित ने उससे हाथ मिलाया। अजय के चेहरे पर उसे दूर दूर तक खुशी दमक रही थी। उसने केशव पंडित की नीली आंखों में झाँका और लगातार केशव पंडित भी उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, वो और होंगे मिस्टर नज़ीर एलिस, ये केशव पंडित की आंखें हैं। तो चलिए दोस्तों, वेद प्रकाश शर्मा जी के इस नावल को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे की कहानी को जानने के लिए पढ़ेंगे इसका अगला भाग, फिरंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।